नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं सल्तनत काल, और सल्तनत काल का पहला राजवंश है गुलाम वंश, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस गुलाम वंश में हम काफ़ी सारे शासक पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है बलबन, गयासुद्दीन बलबन पूरा नाम। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन कि बलबन का टाइम ऑफ पीरियड कब से लेकर कब तक चलता है। तो बलबन का शासनकाल है 1266 से और ये चलता है 1286 तक। 1266 से 1286 तक का शासनकाल बलबन का काल है। बलबन भी एक इल्बरी तुर्की था फ्रेंड्स, लेकिन कालांतर में इसने अपने आप को आफ्राशियाब राजवंश से संबंधित बताया। तो बात करते हैं बलबन में से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करें तो बलबन ने राजत्व के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या है राजत्व का देवीय सिद्धांत? बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, देवीय सिद्धांत का मतलब है कि इस धरती पर ईश्वर के बाद में अगर किसी का पद है तो वो राजा का पद है। तो बलबन ने कहा कि पैगंबर के बाद इस्लाम में अगर किसी का पद है तो वो सुल्तान का पद है, और इसी पद की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इसने नई नई उपाधियों का प्रयोग किया फ्रेंड्स। तो ये पहला सुल्तान था जिसने बड़ी बड़ी उपाधियों का प्रयोग किया। कौन कौन सी उपाधियां हैं, बात करते हैं। तो इसने जो मुख्य उपाधियां ली उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी हैं? जिल्ले इलाही। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, जिल्ले इलाही किसको कहा जाता है। देखिए, जिल्ले इलाही का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है जिल्ले इलाही का? खुदा की परछाई दोस्तों, शेडो ऑफ गॉड। तो क्वेश्चन आता है, जिल्ले इलाही उपाधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था फ्रेंड्स। इस उपाधि को प्रसिद्धि या फेमस दिलाने का श्रेय जो है वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को जाता है दोस्तों, लेकिन सर्वप्रथम इस उपाधि का प्रयोग किसने किया? वो किया बलबन ने सबसे पहले। उसके अलावा इसने जो दूसरी उपाधि धारण की वो थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट उपाधि है नियामत ए खुदाई। नियामत ए खुदाई का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, खुदा का प्रतिनिधि। तो इसने अपने आप को खुदा का प्रतिनिधि कहा फ्रेंड्स, इसने अपने आप को खुदा की परछाई कहा। तो राजत्व के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इससे पता लगता है कि इसने समाज में जो अब तक सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा में जो कमी आ गई थी, उस पद और प्रतिष्ठा की इसमें वृद्धि की है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा हम बात तो इसने उच्च कुलीन वर्ग की सत्ता की स्थापना की है दोस्तों। किस वर्ग की सत्ता की स्थापना की है? उच्च कुलीन वर्ग की सत्ता की स्थापना की है। उच्च कुलीन वर्ग की सत्ता की स्थापना का मतलब है, ये कहता था कि ऊंचे पदों पर ऊंचे कुल के लोग ही विराजमान होने चाहिए दोस्तों। ये कहता था कि जैसे ही मेरी नजर किसी तुच्छ परिवार में उत्पन्न व्यक्ति पर पड़ती है तो मेरा हाथ अनायास ही तलवार पर चला जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कौन है दोस्तों? ऐसा व्यक्ति है गयासुद्दीन बलबन। चलिए, तो इसके बाद में जब लोगों ने इससे पूछा कि हुजूर आप स्वयं किस राजवंश से हैं, तो बात करते हैं दोस्तों, इसने अपने आप को, किसने? बलबन ने स्वयं अपने आप दोस्तों ईरान के आफ्रासियाब राजवंश से संबंधित बताया। तो इसने स्वयं को ईरान को आप फारस भी कह सकते हो फ्रेंड्स। आफ्रासियाब कौन था? ईरान का राजवंश है दोस्तों। तो अपने आप को ईरान के आफ्रासियाब राजवंश से संबंधित बताया।
यानी ये कहता है कि मैं स्वयं एक ऊंचे कुल का हूं और मेरा कुल है आफरासियाब। और इस बात को पुख्ता रखने के लिए इसने क्या किया दोस्तों, इसने कई ईरानी परंपराएं और यहां पर भारत में लागू करा दी। जैसे अपन बात करें, जो ईरानी परंपराएं इसने भारत में लागू की, तो ईरानी परंपराओं को लागू किया। उन ईरानी परंपराओं में मुख्य थी एक सिजदा, दूसरी पैबोस। क्या है फ्रेंड्स सिजदा और पैबोस? सिजदा में क्या होता था, जो भी कोई सुल्तान के समक्ष उपस्थित होगा, कोई भी हो भले, जो सुल्तान से मिलने आएगा दोस्तों, वो सुल्तान से मिलने आ रहा है, भले उसका रिश्तेदार नाती क्यों ना हो, क्योंकि वो दरबार में मिलने आ रहा है, इसलिए उसे सुल्तान को 3 बार झुककर सलाम करना पड़ेगा फ्रेंड्स, घुटनों के बल बैठकर सलाम करना पड़ेगा। इसी को सिजदा बोलते थे। ठीक है, इतना ही नहीं, उसके बाद सुल्तान के नजदीक जाएगा, सुल्तान के हाथों को ऐसे पकड़ेगा और हाथों को चूमेगा। इसको ही पैबो क्या बोलते हैं, सिजदा बोलते हैं दोस्तों। तो चूंकि सुल्तान पद की प्रतिष्ठा कम हो गई थी, इसलिए जो भी कोई आएगा वो सुल्तान के सामने घुटनों के बल बैठेगा, 3 बार झुककर सलाम करेगा और सुल्तान के हाथों को चूमेगा। इसे कहते हैं दोस्तों सिजदा। पैबोस सुल्तान के पांव के अंगूठों को चूमेगा दोस्तों। क्या करेगा, सुल्तान के पांव के अंगूठों को चूमेगा और ऐसा करने के कारण सुल्तान के पावर और पोजीशन में वृद्धि हुई दोस्तों। इसके अलावा इसने ईरानी त्योहार भी मनाना प्रारंभ किया फ्रेंड्स। क्या मनाना त्योहार प्रारंभ किया? ईरानी त्योहार। ईरानी त्योहार भी मनाया इसने, और वो ईरानी त्योहार जो इसने मनाया उसका नाम था दोस्तों नौरोज। नौरोज एक्चुअली ईरान का नव वर्ष हुआ करता था, इसे भी इसने मनाना प्रारंभ किया। ये शो करना चाह रहा है कि मैं ईरान के आफरासियाब राजवंश से संबंधित हूं, इसलिए ऐसी परंपराएं मैं यहां पर लागू कर रहा हूं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसने भारतीय परंपराओं को जो पहले से चली आ रही थी उनको बंद कर दिया, और साथ ही साथ अपने बेटों के नाम भी इसने ईरानी नामों पर रखे, जैसे कै खुसरो, केकुबाद, क्यूमर्स, ऐसे नाम जो है वो ईरानियों से संबंधित नाम है फ्रेंड्स। तो बात कर रहे हैं इसने कौन कौन सी भारतीय परंपराओं कर दिया। ठीक है, तो बलबन ही चल रहा है हमारा केंद्र में भी। तो इसने तुलादान, झरोखा दर्शन, जैसी भारतीय परंपराओं को इसने समाप्त कर दिया। तुलादान क्या होती थी? देखिए, पहले राजा महाराजा क्या करते थे, तराजू में बैठ जाते थे जब उनका जन्मदिन हो या राज्याभिषेक का दिन हो या अन्य कोई शुभ काम हुआ हो, पुत्र का जन्म हुआ, तो राजा एक तरफ तराजू में बैठ जाते थे, दूसरी तरफ सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात आदि होते थे, और वो राजा के वजन के बराबर होते थे। उसके बाद उन सारे वस्तुओं को प्रजा में बांट दिया जाता था दोस्तों, इसे कहते थे तुलादान। झरोखा दर्शन किसे कहते हैं? राजा महाराजा त्योहार या किसी भी अवसर पर, किसी भी मांगलिक अवसर पर झरोखे में खड़े होकर पब्लिक का अभिवादन करते थे दोस्तों, और इस प्रकार से अपने आभूषण आदि फेंक देते थे ताकि पब्लिक उसको प्राप्त कर सके। ये एक तरीके से राजा का आशीर्वाद था दोस्तों। ठीक है, तो ये जो भारतीय परंपराएं थी तुलादान और झरोखा दर्शन, इसको समाप्त कर दिया दोस्तों। इसके अतिरिक्त इसने और क्या क्या किया? सुल्तान पद की पावर और पोजीशन को बढ़ाने के लिए इसने 40 गुलामों के दल, जिसे अपन ने इल्तुतमिश के एपिसोड में पढ़ा था दोस्तों, कि इल्तुतमिश ने इस 40 गुलामों के दल, जिसे तुर्कान चेहलगान कहते हैं, जिसे चालीसा कहा जाता है, उसको बनाया था। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था, और बलबन ने इस चालीसा का विघटन कर दिया दोस्तों। क्यों किया? क्योंकि बलबन स्वयं
कभी इस 40 गुलामों के दल का सदस्य रह चुका था फ्रेंड्स। तो 40 गुलामों के दल का सदस्य रहते हुए ये इतने ऊंचे पद पर यानी कि सुल्तान के पद पर पहुंच गया, तो इसको ऐसा लगता है कि भविष्य में भी कोई ऐसा कर सकता है। और चूंकि बलबन से पहले तक के या इल्तुतमिश के बाद और बलबन के पहले तक के जितने भी सुल्तान थे वो सारे के सारे सुल्तान इस तुर्कान चेलगान की कठपुतली बन गए थे, ठीक है, एक तरीके से पपेट किंग्स थे फ्रेंड्स। तो इसलिए जानता था कि कल को अगर ये दल पावरफुल रहा तो सुल्तान पद की प्रतिष्ठा वापस कभी भी कम हो सकती है। इस वजह से आप जानते हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, इसने इस दल को ही, इस संगठन को ही समाप्त कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब आपको पता है कभी भी किसी भी पावरफुल को आप पद से हटाओगे यानी कि किसी खास को कभी आम बनाओगे दोस्तों, तो उस खास के मन में, उसके हृदय में दुख होगा और वो विद्रोह करेगा। इसलिए बलबन ने अपने विद्रोहियों का दमन करने के लिए जो नीति अपनाई दोस्तों, उसे अपन कहते हैं लोह और रक्त की नीति। तो क्वेश्चन आ जाता है, लोह और रक्त की नीति का पालन किसने किया? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था दोस्तों। किसने कर दिया था? बलबन ने किया था। विश्व में लोह और रक्त की नीति फेमस करने का जो श्रेय जाता है वो जर्मनी के एक चांसलर बिस्मार्क को जाता है दोस्तों। उसने उस लोह और रक्त की नीति के द्वारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का एकीकरण किया था दोस्तों। और इसने लोह और रक्त की नीति द्वारा अपने विद्रोहियों का दमन किया और एक बड़े राष्ट्र के निर्माण में इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की फ्रेंड्स, ठीक है। तो लोह और रक्त की नीति का पालन किया, अर्थात अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए जो इसने नीति बनाई उसे लोह और रक्त की नीति कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इसके द्वारा बनाई गई कुछ नीतियां थी। इसके अतिरिक्त इसने और क्या क्या काम किए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसने क्या किया, ये चाहता था कि जितने भी लोग हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर प्रशासन के विरोधी कुछ कर रहे हैं तो इसको पता लगे। इसलिए इसने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की दोस्तों। और इसका ये गुप्तचर विभाग बहुत ही चौकस रहता था फ्रेंड्स, चौकन्ना रहता था। इस गुप्तचर विभाग का इसने नाम रखा, क्या नाम रखा? गुप्तचर विभाग। और इस गुप्तचर विभाग का इसने क्या नाम रखा फ्रेंड्स, देख लेते हैं अपन। इस गुप्तचर विभाग को इसने कहा दीवान ए बरीद। क्या कहा दोस्तों? दीवान ए बरीद। क्वेश्चन आता है दीवान ए बरीद विभाग का संबंध है गुप्तचर विभाग से, या यह आता है दीवान ए बरीद विभाग की स्थापना किसने की? तो बलबन ने। यह क्वेश्चन आता है कि गुप्तचर विभाग की स्थापना बलबन ने किस नाम से की? तो दीवाने बरीद के नाम से की दोस्तों। इसके अलावा इसने एक और विभाग बनाया था फ्रेंड्स, बात करते हैं उसको। इसने पृथक सैनिक विभाग की स्थापना की। किसकी की? पृथक सैनिक विभाग की स्थापना, यानी अब से सैनिक विभाग पृथक रहेगा, इससे पहले नहीं था। पृथक सैनिक विभाग की स्थापना की। और इस पृथक सैनिक विभाग का नाम क्या रखा? तो दीवान ए अर्ज। क्या नाम रखा है दोस्तों? दीवान ए अर्ज, ठीक है, दिखाई दे रहा है नीचे आपको, दीवान ए अर्ज। तो इसमें भी क्वेश्चन बन जाता है कि पृथक सैनिक विभाग की स्थापना किसने की? तो बलबन ने की। किस नाम से की? दीवान ए अर्ज। और इसका मुखिया कहलाता दीवान अर्ज ए मुमालिक। अर्ज या सैनिक विभाग का मुखिया, आज की भाषा में कहूं तो थल सेनाध्यक्ष, तो उस पद को क्या नाम देते थे? अर्ज ए मुमालिक। यही पद कालांतर में मुगल काल में मीर बख्शी कहलाया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इसने दो प्रमुख विभाग बना दिए। इसके अतिरिक्त हम बात करें बलबन ने और क्या क्या मुख्य कार्य किए, तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आगे। देखिए बलबन के काल में मंगोल आक्रमण बहुत बढ़ गए थे, इसलिए मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए बलबन ने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश पर दोस्तों, यानी सीमा का जो अंतिम स्थान होता है उसे सीमांत कहते हैं, तो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश में
किलों की श्रृंखला बनवाई। ठीक है, किससे बचने के लिए? मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। ठीक है, और यहां पर अपने बेटे मोहम्मद खां को इसने नियुक्त कर दिया दोस्तों। किसको नियुक्त कर दिया? अपने बेटे को, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद खां था दोस्तों। इसमें से महत्वपूर्ण बात यह आती है कि मोहम्मद खां इनके आक्रमण में मारा गया दोस्तों। ठीक है, तो किसको नियुक्त कर दिया? मोहम्मद खां को। तो मंगोल आक्रमण में बलबन का पुत्र जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स? मोहम्मद खां। बारह सौ 86 ईस्वी में मोहम्मद खां मारा गया। कहते हैं कि बलबन अपने पुत्र की मृत्यु से काफी दुखी हो गया था और अकेले में फूट फूट कर रोता था फ्रेंड्स, लेकिन दरबार में सबके सामने गंभीर रूप से कहता था। बलबन ने अपने पुत्र को शहीद कहा। तो बलबन ने अपने पुत्र को शहीद की उपाधि दी फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, उसके अलावा इसका एक अन्य पुत्र था जिसका नाम है बुगरा खां। ये भी बलबन का पुत्र है। बुगरा खां को बंगाल का गवर्नर बनाया। ठीक है, तो ये काम भी किसका है? बलबन का। इसके अलावा बलबन में से और क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों? बलबन ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाया था। लाल किला नहीं बोल रहा हूं फ्रेंड्स, लाल किला तो शाहजहां बनाएगा, लाल महल। ठीक है, लाल महल का निर्माण करवाया। इसके अलावा बलबन में से और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है? बलबन ने अपना उत्तराधिकारी अपने योग्य पुत्र के खुसरो को बनाया था दोस्तों। किसको बनाया? के खुसरो को बनाया था। किंतु जो अमीर सरदार थे, जो बलबन के समय से नाराज थे, क्योंकि बलबन विद्रोहियों को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, इनको कोड़ों तक से पिटवाया था इसने दोस्तों। तो ऐसा था बलबन। ठीक है, ताकि आम जनता में डायरेक्ट सुल्तान का फेथ हो, उसका भय हो और उसका सम्मान बढ़े। तो के खुसरो को बनाया था, लेकिन अमीर सरदारों ने के खुसरो को हटाकर उसकी जगह पर किसको बना दिया? केकुबाद को बनाया। तो बनाया किसको था? के खुसरो को। किंतु अमीर सरदारों ने के खुसरो के स्थान पर केकुबाद को बना दिया दोस्तों। केकुबाद बलबन का पौत्र था, काफी विलासी प्रवर्तिका था। तो बात करते हैं अपन केकुबाद की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं बलबन के बारे में आपको एक बार फ्लैशबैक में फटाफट चीजें समझा दूं, ताकि पढ़ा हुआ आपको आसानी से याद हो जाए फ्रेंड्स। चलिए, तो देखते हैं बलबन के बारे में। तो गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 तक शासन रहा, और यह शासक बनने से पहले आपको पता है मोहम्मद नासरुद्दीन मोहम्मद खां के समय किस पद पर रह चुका था? हम जानते हैं, जो कि सबसे बड़ा पद था, जिसे हमने क्या कहा था? दीवाने मुमालिक। उस पद पर रह चुका था फ्रेंड्स, जिसमें वजीर और दीवान की सभी शक्तियां मौजूद थी। जबकि बलबन जब शासक बन गया फ्रेंड्स, तो इसने उस दीवाने मुमालिक के पद को समाप्त कर दिया। साथ ही साथ वजीर भी बहुत ही न्यूनतम शक्तियों के साथ हो गया, यानी उसकी शक्तियां क्षीण हो गई। क्योंकि वजीर दोस्तों तब पावरफुल होता है जब शासक कमजोर होता है, और जब शासक कमजोर होता है तो बाकी सभी पदाधिकारियों की पावर खत्म हो जाती है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो राजत्व के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? बलबन ने कर दिया।
इसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है शेडो ऑफ गॉड, खुदा की परछाई। ठीक है, उसके अतिरिक्त इसने नियामत खुदाई की उपाधि का प्रयोग किया, जिसका मतलब होता है खुदा का प्रतिनिधि। इसने उच्च कुलीन वर्ग की सत्ता की स्थापना कर दी है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखते हैं कि इसने स्वयं को ईरान या फारस के आफराशियाब राजवंश से संबंधित बताया कि उसी राजवंश का हूं मैं भी, और ईरानी परंपराओं को इसने भारत में लागू किया, जिनमें मुख्य सजदा और पैबोस। इसके अलावा इसने ईरानी त्योहार लागू किया जो है नौरोज, जो कि ईरानी नववर्ष था फ्रेंड्स। उसके बाद में हम बात कर चुके हैं कि तुलादान और जरो का दर्शन जो भारतीय परंपराएं थी उसको इसने समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। और इल्तुतमिश द्वारा स्थापित तुर्कान चेलगान या 40 गुलामों के दल को इसने समाप्त कर दिया और अपने विद्रोहियों का इसने क्रूरता से दमन किया दोस्तों, और लोहे और रक्त की नीति अपनाई। इसके अलावा इसने पृथक सैनिक विभाग की स्थापना की, जिसका नाम था दीवान अर्ज, और इसका अधिपति कहलाता था अर्ज ए मुमालिक। इसी प्रकार से इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जो पहली बार गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने की? मुस्लिम शासकों में किसने की? सल्तनत कालीन शासकों में किसने की? बलबल ने की है फ्रेंड्स। और इस विभाग का नाम था दीवान ए बरीद, और इसका अधिकारी होता था बरीद ए मुमालिक। उसके बाद में अपन बात करते हैं, इसने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए किलों की एक श्रृंखला बनवाई दोस्तों, और इसी मंगोल आक्रमण में इसका एक बेटा मोहम्मद खां वीरगति को प्राप्त हो गया था 1286 में, जिसे इसने शहीद की उपाधि दी फ्रेंड्स। ठीक है, बुगरा खां इसका एक अन्य पुत्र था, जिसको बंगाल का गवर्नर बनाया, और बलबन ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाया दोस्तों। इसके अलावा इसने मोहम्मद खां का भी मकबरा बनाया था, और स्वयं के बारे में भी इसने मकबरा स्वयं के लिए भी बनवा दिया था फ्रेंड्स। उसके बाद बलबन का ने अपना उत्तराधिकारी अपने मरने से पहले किसको बनाया? अपने एक पुत्र के खुसरो को बनाया। लेकिन अमीरों ने किसको बना दिया? केकुबाद को बना दिया फ्रेंड्स। और केकुबाद कैसा था? विलासी प्रवृत्ति का शासक था। तो बात कर लेते हैं अपन थोड़ी सी केकुबाद की। केकुबाद का समय है दोस्तों 1286 से 1290। ये बलबन का पौत्र था। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा विलासी प्रवृत्ति का था। इसी कारण अमीरों ने इसे बनाया था ताकि ये पपेट किंग बन के रह सके, लेकिन शायद इसके भाग्य में ज्यादा लंबा राजयोग नहीं था। 1290 में इसे पैरालिसिस का अटैक आ गया दोस्तों, इसे लकवा रोग हो गया। क्या हो गया? लकवा रोग हो गया। तो इसके बाद अमीर सरदारों ने केकुबाद के अल्पवयस्क पुत्र को शासक बनाया, जिसका नाम है क्यूमर्स। तो अगर हम समझने की बात करें तो बलबन के बाद बना है केकुबाद, और केकुबाद के बाद में अगला शासक बना है क्यूमर्स। क्यूमर्स का समय है 1290 से लेकर दोस्तों 1290 तक। यह सल्तनत काल के इतिहास का ही नहीं, पूरे भारत के इतिहास का सबसे कम उम्र का शासक था फ्रेंड्स। आप जानना चाहेंगे, ये शासक बना था तब इसकी आयु पूरे 1 वर्ष भी नहीं थी। तो ये ऐसा शासक है जो न्यूनतम आयु में बना। न्यूनतम आयु में बना भारत का शासक क्यूमर्स है। इसकी आयु 1 वर्ष से भी कम थी, ऐसा कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, 1 वर्ष से भी कम थी, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है कि इतनी कम उम्र में बच्चा हिंदुस्तान का सुल्तान बन गया? दोस्तों, ये बालक जो खुद ढंग से नहीं चल सका, वो देश को क्या चलाएगा? इसी का फायदा कुछ लोगों ने उठाया, तो ये इसके लिए अच्छी बात नहीं थी, बुरी बात थी, क्योंकि इसी के कारण इसकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई दोस्तों। इसी क्यूमर्स की हत्या कर दी गई। किसने कर दी हत्या? इसी के एक सेनापति ने कर दी दोस्तों, और जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आप सिर्फ जलालुद्दीन खिलजी भी याद कर लें तो सफिशिएंट है। तो जलालुद्दीन खिलजी नामक उच्च पदाधिकारी ने, ठीक है, अमीर सरदार ने हत्या कर दी दोस्तों। किसकी हत्या कर दी? क्यूमर्स की हत्या कर दी। तो क्वेश्चन आता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक है।
ठीक है। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? क्यूमर्स। अगर क्यूमर्स ऑप्शन में नहीं हो तो केकुबाद भी सही माना जाएगा। इसी के साथ गुलाम वंश कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। और अब हम बात करते हैं खिलजी राजवंश की, जिसे खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। एक मिनट पानी पी लेते हैं जब। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं अब हम खिलजी वंश। खिलजी वंश का प्रारंभ होता है 1290 में और यह चलता है 1320 ईस्वी तक। तो बात कर सकते हैं लगभग 30 वर्ष तक ये शासन चला दोस्तों। जबकि गुलाम वंश शुरू होता 1206 में और वो 1290 तक चला था। चलिए, तो खिलजी वंश का पहला जो शासक था उसका नाम है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से लेकर, कब से लेकर? 1290 से 1296 ईस्वी तक था। 1290 से 1296 तक शासन किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का है फ्रेंड्स। तो जलालुद्दीन खिलजी ने, हमें पता है, 1290 में क्यूमर्स को मारकर इस वंश की स्थापना की, खिलजी वंश की। और इसी स्थापना को किस नाम से जाना जाता है? खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो खिलजी क्रांति का संबंध किससे है? जलालुद्दीन खिलजी द्वारा गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स को मारकर गद्दी पर कब्जा करना ही खिलजी क्रांति कहलाती है। क्योंकि गुलाम वंश के शासकों और इन शासकों के तौर तरीकों में काफी फर्क था दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो जलालुद्दीन खिलजी में से और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, खिलजी वंश का संस्थापक। जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, दूसरी, अब इसने क्या क्या काम किए उनको मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये अपने आप को बूढ़ा मुसलमान कहता था और कहता था कि मुझे मुस्लिमों का रक्त बहाने की कोई आदत नहीं है, इसलिए इसने अपने विरोधियों को माफ किया दोस्तों, और यही इसके लिए भविष्य में नुकसानदायक हुआ। ठीक है, तो इसके अलावा एक सूफी संत, नाम था उसका सिद्धि मौला, उसको हाथियों के नीचे कुचलवा कर दोस्तों मृत्यु दंड दे दिया था। तो सूफी संत सिद्धि मौला को इसने हाथी के पांव के नीचे दबाकर क्या दे दिया? मृत्यु दंड दे दिया दोस्तों। इसके अतिरिक्त इसने क्या किया, बात करते हैं अपन इसी की। और क्या क्या काम किए हैं इसने, बात करते हैं दोस्तों। इसने अपने साम्राज्य के, संपूर्ण साम्राज्य के चोर लुटेरों को दावत दी दोस्तों। चोर लुटेरों को दावत दी और उन्हें राज्य से या दिल्ली से निष्कासित कर दिया। कैसे किया दोस्तों, बात करते हैं। ऐसा ही क्या होगा, तो देखिए इसने क्या किया, चारों तरफ डिंडोरा पिटवा दिया कि मेरे राज्य के जितने भी चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, उनके लिए फेमस फेस्टिवल है, उनके लिए सुरापान होगा, नृत्य गान होगा दोस्तों। उनकी क्वालिफिकेशन इतनी होगी कि किसने कितने ज्यादा लुटे किए, कितने डाकू दिए, कितने मर्डर किए, हाँ, उन सबको बुला लिया दोस्तों। और बुलाने के बाद में उन्हें एक बड़े हॉल में, या यूं कह सकते हैं कि एक खुली जगह पर इकट्ठा कर दिया और उनके लिए खाने पीने की पूरी उचित व्यवस्थाएं की गई। उसके बाद चारों ओर अपनी सेना खड़ी कर दी गई और ऐसे भोंपू जैसा माइक ले लिया और क्या कह दिया, मेरी रियासत के चोरों और लुटेरों, आज की रात तुम्हारी
इस दिल्ली में अंतिम रात है, अगर आज के बाद तुम नजर आए तो तुम्हें हम खानदान समेत नेस्तो नाबूद कर देंगे, तुम्हारी हस्ती को मिटा देंगे। कहने का मतलब उन्हें धमकी दे दी दोस्तों कि अगर तुम दोबारा नजर भी आए, चोरी करना डकैती डालना तो दूर की बात है, तुम अगर दिल्ली में दोबारा दिखे भी तो मैं तुम्हें अरेस्ट ही नहीं कर लूंगा, विद योर फुल फैमिली तुम्हारा कत्ल करवा दूंगा। तो ऐसा काम किया है किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने किया है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए और इसने क्या क्या काम किए बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, इसने लगभग 1292 में दोस्तों रणथंबोर पर आक्रमण किया। इस समय रणथंबोर का शासक हमीर था दोस्तों, हमीर देव चौहान। जब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे तब विस्तार से बात करेंगे हम हमीर के बारे में, लेकिन यहां संक्षेप में बात कर लेते हैं। तो लगभग 6 महीने का घेरा डालने के बाद भी, लगभग 6 महीने का घेरा डालने के बाद भी जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिली तो उसने अपना सम्मान बनाए रखने के लिए, अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए उसने कहा, क्या कहा कि हम ऐसे 10 किलों को भी, कैसे रणथंबोर जैसे ऐसे 10 किलों को भी मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देते हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं था कि यह वास्तव में ऐसा था, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो युद्ध करने क्यों आता, क्योंकि हार या जीत तो दूर की बात है, युद्ध में आपके पास जो सैनिक है उनमें से कुछ तो आपके हताहत होंगे ही होंगे। इसलिए इसने इसलिए कहा ताकि इसका सम्मान बना रहे कि सुल्तान जानबूझकर ये किला नहीं जीता। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि अंगूर हाथ नहीं आए तो कैसे खट्टे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के घटनाक्रम किसके समय में देखने को मिलता है? जलालुद्दीन खिलजी। इसके अलावा इसके समय भी अनेक मंगोलों ने आक्रमण किया, जिनमें मुख्यतः उलूग खां आदि। तो इन मंगोलों को इसने पकड़ लिया और इनमें से अनेक को इसने इस्लाम कबूल करवा दिया। तो उन्हें यहां रखकर क्या रखा? दिल्ली में उनके लिए एक नई कॉलोनी बना दी दोस्तों। तो मंगोलों को जिनको पकड़ लिया उनको इस्लाम कबूल करवाया। ठीक है, क्या करवाया? इस्लाम कबूल करवाया दोस्तों। और ये जिन मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया दोस्तों, ये नए मुसलमान कहलाए। क्या कहलाए? नए मुसलमान कहलाए। और इनको रहने के लिए इसने दिल्ली में एक कॉलोनी बनाई दोस्तों, जिस कॉलोनी का नाम है मंगोलपुरी। इस नाम की कॉलोनी दिल्ली में आज भी है। तो मंगोलपुरी के नाम से एक कॉलोनी बसाई किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया दोस्तों? पहली बार हम बात कर रहे हैं किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की ही। तो जलालुद्दीन खिलजी के काल में प्रथम बार दिल्ली सल्तनत के शासकों ने क्या किया? प्रथम बार दिल्ली सल्तनत के शासकों ने दक्षिण पर आक्रमण किया। तो क्वेश्चन आ जाता है, सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम दक्षिण पर आक्रमण या दक्षिण अभियान किस सुल्तान के काल में हुआ? तो वो है आपका सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों। ये आक्रमण या अभियान कब हुआ, ऐसा भी प्रश्न आ जाए तो 1294 में। तो इस समय हम जानते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ही शासक है, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी का समय हम जानते हैं 1290 से लेकर 1296 तक है, 96 तक है। इस दक्षिण अभियान का नेतृत्व किसने किया? अगर ऐसा भी प्रश्न आ जाए दोस्तों तो नेतृत्व इसके भतीजे ने किया था, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। जानते ही हैं आप इसके बारे में, अलाउद्दीन
खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन था अगर हम थोड़ी सी बात करें फ्रेंड्स, तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था दोस्तों, और इसी से सुल्तान ने अपनी बेटी का विवाह निकाह भी किया था, इसलिए ये सुल्तान जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी था। समझ में आ रही है बात? तो भतीजा व दामाद था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसी अलाउद्दीन खिलजी पर इसे बहुत ज्यादा ब्लाइंड फेथ भी था, क्योंकि इसी के दम पर इसका साम्राज्य भी बढ़ रहा था। तो इसने गुजरात दक्षिण अभियान से काफी धन कमाया और ये कड़ा में आ गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कर रखा था? इलाहाबाद, वह कड़ा का सूबेदार बना रखा था दोस्तों। तो इलाहाबाद और कड़ा का सूबेदार। तो क्वेश्चन ये आता है कि अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने से पहले कहां का सूबेदार था? तो इलाहाबाद और कड़ा का सूबेदार था दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी लूट का माल लेकर आ जाता है दोस्तों। कहां पर आ जाता है? कड़ा में आ जाता है। सुल्तान के पास यह संदेश पहुंच जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी लूट का बहुत सारा माल लेकर आया है, लेकिन वो अभी तक सुल्तान को नजर करने यानी सुल्तान को भेंट करने के लिए दिल्ली नहीं आता है दोस्तों। इसलिए सुल्तान स्वयं अलाउद्दीन से मिलने चला आता है फ्रेंड्स। तो अलाउद्दीन क्या कर देता है तो मैं आपको दिखाता हूं। ये अलाउद्दीन खिलजी ने, अगले पेज पे चलते हैं अपन। इस अलाउद्दीन खिलजी ने कब? 1296 में दोस्तों, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के तख्त पर आसीन होने के लिए, क्योंकि ही वॉज वेरी क्या था? बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था दोस्तों, और जो महत्वाकांक्षी जरूरत से ज्यादा होता है वो किसी का भी सगा नहीं हो सकता है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा व ससुर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी दोस्तों। ठीक है, यह हत्या कहां हुई? तो यह हत्या हुई है दोस्तों कड़ा में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी कड़ा में। ठीक है, और इसके बाद वो स्वयं हिंदुस्तान के तख्त पर आसीन हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी का एपिसोड सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। और अब हम देखेंगे अगला सुल्तान, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था फ्रेंड्स। तो ये शासक बना 1296 में, 96 में, और कब तक रहा? ये रहा 1316 ईस्वी तक। तो तकरीबन 20 साल इसने शासन किया दोस्तों। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसके मूल नाम की। तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? तो पूछ लेते हैं, अली गुरशस्फ। सीधा अपन बोले तो अली गुरशफ भी बोल सकते हैं। तो ये अलाउद्दीन का बचपन का नाम था फ्रेंड्स। अब हम जानते हैं कि इसने 1296 में अपने चाचा व हिंदुस्तान के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, और ये हिंदुस्तान के तख्त पर आसीन हो गया। कब हो गया? 1296 में। तो आपको पता है इसने सुल्तान को मारा, अपने चाचा को मारा, तो हो सकता है लोग इसके विरोधी हों, जनता इसकी विरोधी हो गई हो, इसलिए इसने दिल्ली प्रवेश के समय, और दिल्ली प्रवेश कब कर रहा है? 1296 में, सुल्तान की हत्या के बाद में। तो इसने दिल्ली प्रवेश के समय दिल्ली की जनता में बहुत सारा पैसा बांटा है दोस्तों, धन बांटा है, क्योंकि पैसा अच्छे अच्छों का मुंह बंद कर देता है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है।
तो दिल्ली प्रवेश के समय जनता में बहुत सारा यानी अथाह धन बांटा। तो दिल्ली प्रवेश के समय इसने जनता में अथाह धन बांटा दोस्तों। फिर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के उद्देश्यों की। इसने अपने जीवन में कुछ उद्देश्य डिसाइड किए थे जब यह शासक बना था। तो इसके मुख्यतः दो उद्देश्य थे दोस्तों। पहला, ये विश्व विजेता बनना चाहता था दोस्तों। क्या बनना चाहता है? विश्व विजेता। दूसरा, नए धर्म की स्थापना करना चाहता है फ्रेंड्स। तो नए धर्म की स्थापना करना चाहता है और विश्व विजेता बनना चाहता है। इसीलिए मैं कह दूं इसका आइडल था दोस्तों, कौन था? सिकंदर महान। इसलिए इसने एक उपाधि का प्रयोग किया था। यह अपने आप को कहता था सिकंदर ए सानी। अर्थात यूं कह सकते हो सिकंदर के समान या दूसरा सिकंदर। तो ये इसने उपाधि धारण की थी सिकंदर ए सानी की दोस्तों। तो विश्व विजेता बनना चाहता था, नए धर्म की स्थापना करना चाहता था और किसी की सलाह ये मानता नहीं था दोस्तों। सुनता सबकी था पर करता अपनी ही था। लेकिन दिल्ली का एक कोतवाल था फ्रेंड्स, का नाम था अल्लाह उल मुश्क। उस अल्लाह उल मुश्क के कहने पर इसने ये दोनों उद्देश्य त्याग दिए दोस्तों। तो प्रश्न आ जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ये दोनों ही उद्देश्य किसके कहने पर त्याग दिए? तो ध्यान रखना, दिल्ली के कोतवाल नाम था उसका अल्लाह उल मुश्क। तो दिल्ली के कोतवाल जिसका नाम है अल्लाह उल मुश्क के कहने पर या यूं कह सकते हैं इसकी सलाह पर क्या कर दिया इसने? दोनों ही उद्देश्य त्याग दिए दोस्तों। चलिए, तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की शुरुआती चीजें शुरू होती हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं सबसे पहले उसकी विजयों की, उसके बाद हम देखते हैं उसके आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों की दोस्तों। चलिए, तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख विजय अभियान बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख विजय अभियान, तो कौन कौन से मैन अभियान थे इसके, वन बाय वन करके अपन मुख्य मुख्य अभियानों की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं, कहां ले चलता हूं? गुजरात। तो 1298 ईस्वी में गुजरात अभियान। कौन सा अभियान? गुजरात अभियान। देखिए, गुजरात अभियान जो इसने किया उसमें इसके प्रमुख सेनापति थे दोस्तों उलूग खां और नुसरत खां। जब इसने दिल्ली से गुजरात पर आक्रमण किया तो चित्तौड़ के राजा समर सिंह से इसने मार्ग लिया था दोस्तों, ठीक है। तो गुजरात अभियान, और यहां इसके प्रमुख सेनापति थे उलूग खां और नुसरत खां। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी, यहां से लूटपाट में बहुत सारा पैसा तो मिला ही मिला, साथ ही साथ इस नुसरत खां ने इसी अभियान से क्या खरीदा? यहां पर एक बंदरगाह है दोस्तों। क्या है यहां? एक बंदरगाह। तो उसका नाम था भरूच बंदरगाह। गुजरात में ही है। कहां पर है? गुजरात में है, भरूच बंदरगाह। तो भरूच बंदरगाह से नुसरत खां ने सुल्तान के लिए क्या खरीदा? सुल्तान के लिए भरूच बंदरगाह से सुल्तान के लिए मलिक काफूर या मलिक काफूर
नामक किन्नर को खरीदा। किसको खरीदा? मलिक काफूर नामक किन्नर को खरीदा दोस्तों। और मलिक काफूर कौन था? एक किन्नर था। ठीक है। इस मलिक काफूर को सुल्तान नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा था दोस्तों। कितने में खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा था। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते थे। क्या कहते थे? 1000 दिनारी। इसके अलावा इस मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के जो अभियान किए, किसने? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उन अभियानों का नेतृत्व किया आगे चलकर। इसलिए इसको इतिहासकार दक्षिण का खिलजी भी कह देते हैं। तो ये गुजरात अभियान की मुख्य मुख्य बातें थी फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद में अगला हम देखते हैं 1299 में। 1299 में इसने जीता। किसको जीता? जैसलमेर फतेह किया, जो कि राजस्थान में। जब हम राजस्थान इतिहास पढ़ेंगे तब विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते जाते हैं वन बाय वन। 1301 में रणथंबोर विजय। रणथंबोर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा देखें, बहुत डिटेल में नहीं भी जाएं तो भी बात कर लेते हैं। रणथंबोर का इस समय शासक था दोस्तों हम्मीर देव चौहान। ठीक है, हम्मीर देव चौहान। अब हम्मीर देव की थोड़ी सी हम पर्सनल डिटेल्स देख लें इसमें। चलिए, तो इनकी पत्नी थी जिसका नाम था रंगा दे या रंग देवी भी आप कह सकते हैं। ठीक है। प्रमुख सेनापति थे जिनका नाम है धर्मपाल सिंह और भीम सिंह। ठीक है। विश्वासघाती जिन्होंने इस युद्ध में इसको धोखा दिया दोस्तों, जिनके नाम हैं रतिपाल और रणमल। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं शरणार्थी की, जिनको इसने शरण दी थी, जिनका नाम है केबरू खां और मोहम्मद शाह। ठीक है फ्रेंड्स, यही दोनों युद्ध का कारण हो सकते हैं ऐसा बताया जाता है। तो वर्सेस कौन है हम जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। तो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति कौन है, बात कर लेते हैं। एक था उलूग खां और एक था दोस्तों नुसरत खां। ठीक है। और ये जो मोहम्मद शाह और केबरू खां हैं, अगर इनकी मैं थोड़ी सी बात करूं आपसे, तो ये दोनों भगोड़े हैं जो यहां से भागकर चले गए थे। ठीक है। इस युद्ध में नुसरत खां मारा गया था दोस्तों। उधर वाले नहीं रख रहा हूं क्योंकि वो तो सारे ही वीर गति को प्राप्त होंगे।
चलिए संक्षेप में मैं बता देता हूं, केबरू खां और मोहम्मद शाह को इसने क्या किया, शरण दी थी। विस्तार से तो अपन जब राजस्थान पढ़ेंगे तब बात करेंगे फ्रेंड्स। तो इसने शरण दी थी, इसका कारण बताया जाता है जब गुजरात अभियान से लूट का माल लेकर लौट रहे थे तो उसके कारण इन्होंने नाराज कर दिया था सैनिकों को। क्यों कर दिया था? क्योंकि देखो एक चीज होती है जिसको बोलते थे खुम्स। क्या होती है? खुम्स। मैं दिखाता हूं आपको। खुम्स का मतलब होता है दोस्तों लूट का माल। हम सैनिक सुधारों में बात करेंगे विस्तार से अलाउद्दीन खिलजी के, पर एक बार शॉर्ट में बात करते हैं लूट का माल। तो अब तक जितना भी लूट का माल होता था वो 80:20 होता था, यानी हम यूं कह सकते हैं कि 4:1। तो इसमें से अब तक अलाउद्दीन खिलजी से पहले सेना को तो 80% हिस्सा दिया जाता था और राजस्व में यानी कि सुल्तान के खजाने में जमा होता था फ्रेंड्स 20%। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। अब सेना को तो 20% मिलेगा और राजस्व जमा होगा 80%, जिससे पब्लिक या सैनिक नाराज हो गए और केबरू खां ने इसको बढ़ावा दिया। इसके अलावा एक कारण यह भी बताया जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम थी, चिमना बेगम, जिसके संबंध हो गए थे मोहम्मद शाह से। खैर, तो इनको मांगा और जब इसने देने से इनकार कर दिया तो युद्ध हुआ और अनेक महीनों के घेरे के बाद रतिपाल और रणमल के विश्वासघात के कारण दोस्तों यहां शाका हो गया, जौहर हो गया। और इसके बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार और तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। अर्थात शेर की सवारी और सतपुरुष का वचन एक ही बार निकलता है। इसी प्रकार से स्त्री के तेल दुनिया में एक ही बार चढ़ता है शादी में। भारतीय परंपरा की बात कर रहा हूं, उसके बाद दोबारा विधिवत रूप से शादी होने की कोई परंपरा नहीं रखी गई थी भारत में। इसी प्रकार हमीर की जिद भी एक बार चढ़ती है तो उतरने का नाम नहीं लेती। राजस्थान जी के पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, जब हम विस्तार से इस युद्ध की चर्चा करेंगे दोस्तों, तो रणथंबोर विजय कर ली और हमीर देव के नेतृत्व में वीरों ने क्या किया दोस्तों, केसरिया किया। और रानी रंगादे के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने जल जौहर किया दोस्तों। ये राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा है जहां पर केसरिया और जौहर दोनों घटनाएं होती हैं, उसे शाखा बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? शाखा बोलते हैं। और जल जौहर वह पहला व एकमात्र है। ठीक है, जबकि शाखे तो बार बार हुए पर पहला शाखा इसे ही माना जाता है। तो 1301 में। अब इसके बाद में अगले युद्ध की अपन बात करते हैं फ्रेंड्स। और कौन कौन से विजय अभियान किए इसने? 1301 के बाद में अपन सीधा चल रहे हैं 1303 में। 1303 में चित्तौड़ विजय दोस्तों, ये बहुत लंबी कहानी है जिसकी चर्चा विस्तार से बार बार कह रहा हूं, राजस्थान वाले एपिसोड में करेंगे। चित्तौड़ विजय की संक्षेप में केवल मैं यहां के शासक का नाम बता रहा हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा अभी। उसका नाम था दोस्तों रावल रतन सिंह। ठीक है, आप जानते ही हैं। और इसकी रूपमती पत्नी जो काफी फेमस रही, पद्मिनी। तो इन्होंने जौहर किया था, अग्नि जौहर। ये राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का सबसे प्रसिद्ध जौहर था दोस्तों। ठीक है, 26 अगस्त 1303 पर किले पर अधिकार हो गया था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बाद और कौन कौन से अभियान है देख लेते हैं अपन। उसके बाद 1305 मालवा विजय। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं 1308 सिवाना विजय। देखिए, मालवा मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों कहते हैं और सिवाना बाड़मेर में था। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? 1311 जालौर विजय। जब यहां का शासक कौन था? कानड़देव था दोस्तों, और उसका पुत्र वीरमदेव। उसके बारे में कहानी भी बताती जाती है। वीरमदेव और फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी उसके बारे में भी जोड़ा जाता है। खैर, वो राजस्थान वाले एपिसोड में अपन विस्तार से बात करेंगे। ये जितनी भी विजयों की बातें की दोस्तों अपन ने, ये सारी की सारी उत्तर भारत की विजय थी दोस्तों। किसकी विजय थी? उत्तर भारत की विजय। अब हम दक्षिण भारत में चलते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान दोस्तों। और हम जानते हैं दक्षिण अभियानों का नेतृत्व किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने। इसीलिए उसको अपन दक्षिण का खिलजी कहते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, मैं दक्षिण भारत का नक्शा बनाते हुए आपको समझाता हूँ ये चीजें, ठीक है। तो आपको ये चीज आराम से समझ में आ जाएगी। पूरे भारत का नहीं बना रहा हूँ, केवल दक्षिण का। चलो पूरा ही बना देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में, छोटा सा, समझ में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, मान लो ऐसा है हमारा भारत लगभग, तो कौन कौन सी विजयी की, कहां की विजयी की, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पर ये जो जगह थी, ये है दोस्तों, कौन सी जगह है ये जगह है देवगिरी। देवगिरी, जहां पर यादव वंश के शासक रामचंद्र देव का शासन था। ये शासक है दोस्तों यहाँ, ठीक है। एक तो पहला आक्रमण जो हुआ वो यहां पर हुआ, और हुआ 1308 में। इसको अधीन किया और यहां से टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया इसने। दूसरा जो प्रमुख आक्रमण था दोस्तों, वो किया वारंगल पर। वारंगल लगभग यहां वाला एरिया है, वारंगल विजय। यहां का शासक था जिस वंश का, उसका नाम है काकतीय वंश। जिसका नाम था दोस्तों शासक का प्रताप रुद्रदेव। और यह आक्रमण हुआ 1309 में। कहते हैं कि इसी विजय से अलाउद्दीन को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, जो मलिक काफूर उसके लिए लेकर आया और उसने अलाउद्दीन को गिफ्ट किया। दूसरा प्रमुख आक्रमण अगला जो है वो लगभग इस एरिया में है दोस्तों। इस जगह का नाम था द्वार समुद्र। क्या नाम था? द्वार समुद्र। और यहां पर जिस वंश का शासक था उसका नाम है होयसेल वंश, और शासक का नाम है भल्लाल देव। भल्लाल देव नहीं है दोस्तों, वीर भल्लाल तृतीय। और यह आक्रमण किया 1310 में, ठीक है। और फिर जो अंतिम आक्रमण था वो किया मदुरई पे। मदुरई लगभग ये वाला एरिया, मदुरई। यहां पर पांडे वंश का शासक था दोस्तों, ठीक है। यह आक्रमण हुआ 1311 में। और दक्षिण अभियानों में मदुरई एकमात्र ऐसा अभियान अलाउद्दीन खिलजी का जिसने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। यहां दो भाइयों का शासन था दोस्तों, उनके नाम थे वीर पांडे। चुलबुल पांडे नहीं था, वीर पांडे और सुंदर पांडे, ठीक है। तो ये दो भाई राज्य कर रहे थे दोस्तों। तो इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, पर इन चारों अभियानों में जो सर्वाधिक धन मिला अलाउद्दीन खिलजी को, वो कहां से मिला है? मदुरई अभियान से मिला है। लूट में सर्वाधिक पैसा। तो उत्तर अभियानों में सबसे ज्यादा जो धन मिला था वो मिला था गुजरात अभियान से, और दक्षिण भारत में जो सबसे ज्यादा पैसा मिला है वो कहां से मिला है? आपके मदुरई अभियान से, यानी पांडे राज्य से। तो इस प्रकार से चार प्रमुख आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी के, जो कब हुए? दक्षिण भारत में हुए 1308 में, ठीक है, 1309 में, 1310 और 1311 में फ्रेंड्स। तो ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए प्रमुख सैनिक अभियान थे दोस्तों। अभी अलाउद्दीन खिलजी समाप्त नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी में से अपन प्रशासनिक सुधार देखेंगे, राजनीतिक सुधार देखेंगे, आर्थिक सुधार देखेंगे, साथ ही साथ सैनिक सुधार भी देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शेष अध्ययन हम अगले एपिसोड में करेंगे। जय हिंद।